जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के इस लंबे सफर में हर वो चीज़ ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही ऐसी चीज़ है जो ठोकर खाकर मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पर स्वागत करता हूँ। और हमारा चल रहा है मिशन आधार, जिसमें हम पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे 1.2 पे पहले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं आज के ठोकर खाई हुई चीज़ों को देखने के लिए, जिनमें हमने काफ़ी समय बिगाड़ा और उनको नहीं जान पाए। आज हम उनको बहुत ही आसानी से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हम अभाज्य के बारे में जान लेते। देखिए अभाज्य जो चीज़ है ये है क्या, पहले हमको इसके बारे में जानना होगा। केवल इसी के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, और इसके गुणनखंड के रूप में। इन दोनों के ऊपर हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इसको जान जाएंगे तो इनको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए अभाज्य का मतलब है कि वो ऐसे गुणनखंड उनके जिनके एक वसवम और एक के अलावा कोई उनको नहीं काट पाए, मतलब उनको कोई और संख्या भाग ना कर पाए। जैसे कि हमारा ये 5 है, 2 है, 3 है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें खुद या तो वो खुद अपने आप को काट पाएंगी, या उनको एक ऐसा यूनिवर्सल संख्या है जो हर उस संख्या को काट देगी जो एक संख्या है नेचुरल या कोई भी ऐसी संख्या। पर इनके लिए और कौन सी संख्या, या तो वो 2 से ही कटेगा, इसके अलावा इसे किसी संख्या से नहीं काटा जा सकता, एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य, जिनके अलावा इसको ना काटा जाए। तो इसी का मतलब है कि हम उनके ऐसे गुणनखंड कर दें जिनके उनको दोबारा से ना काटा जाए। और गुणनखंड का मतलब है गुणनखंड, जैसे 6 है, 6 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने को बोला गया है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है उसको दूसरे छोटे भागों में ना तोड़ा जाए, ऐसे सूक्ष्म कण जिनको दूसरे भागों में ना विभाजित किया जाए। देखिए 6 को कैसे करेंगे, 2 गुणा 3 होता है ना। तो इसके अलावा इनको किसी संख्या को काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। पर और यदि अभाज्य गुणनखंड कैसे और भी कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ 3 गुणा 4, क्या ये अभाज्य गुणनखंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 को हम अभी 2 दूनी 4 काट सकते हैं। इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड 3 चौक 12 होते हैं ना, 3 × 4 ये नहीं है, पर ये हमारा है। यदि इसको बनाना है तो क्या करेंगे हम 3, यदि 12 को अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 2 अब ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसी को समझते हुए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इसको आप समझ पाए हैं और आगे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं। तो आप चाहे कोई सी भी ले सकते हैं, पहले हम छोटी सी पहले इस नंबर से स्टार्ट करते हैं जिसको आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए किस पर बात कर रहे हैं हम, पहले पर, जो हमारा पहला है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीका है ये, क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से, इसको जो ये भागफल विधि होती है हमारी, इसके द्वारा हम इसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो भाग देने का तरीका होता है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। यदि वो संख्या 2 से कटती है तो काट देते हैं, नहीं कटती है तो फिर 3 से, 3 से भी नहीं कटती है 4 से नहीं कटती है 5 से, 5 से नहीं कटती है 6 से। इस तरीके से उस संख्या को हम आगे तक ले जा सकते हैं जब तक वो कटे। तो हमने देखा 140, तो हम इसको सबसे पहले किससे काटने वाले हैं, 2 से। 2 का क्या रूल था, डिविजिबिलिटी रूल क्या था 2 का, कि लास्ट में 0 हो या वो कोई भी संख्या सम हो। तो लास्ट में 0 तो 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 0 को ऐसे तार देते हैं। इसको 2 सत्ते 14 और 0 को ऐसे तार लेते हैं। फिर और संख्या लेते हैं, फिर 2 को ले लेते हैं, तो 2 से इसे काटेंगे 17 को। इसको 7 को लेते हैं, एक नंबर को, 2 तिया 6, कितना बच रहा है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 0 मिलकर क्या बना देते हैं, 10। यहाँ पर हमें 1 और 0 मिलकर क्या बनाएंगे, जब भी मैं ऐसे लगे यहाँ से शेषफल बच रहा है और एक 0 बची हुई है तो उसको, या कोई अंक बचा हुआ है यहाँ पर, तो उसको प्लस ना करके उसको क्या करेंगे, 1 और 0 उसके साथ रखकर उसको एक अंक संख्या बना देंगे। ठीक है ना कि उसको यहाँ प्लस करेंगे। उसको क्या करेंगे, 1 और उसके साथ 0 या कोई अंक रखकर उसको कोई संख्या बना देंगे। जैसे कि 3 हो गया ना, 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 बच गया, 2 पंजे 10 काट देंगे हम इसे। अब आगे चलते हैं। अब फिर यहाँ देखिए अंत में क्या आ गया, एक विषम संख्या। विषम संख्या आने का मतलब है कि हम इसे 2 से नहीं काट पाएंगे। तो अब क्या नंबर आता है हमारा, 3 का। 3 से काट के देख सकते हैं, देखो 3 एकम 3 कट गया। क्या 3 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 से भी ये नहीं कटेगा। अब क्या आएगा, 3 के बाद क्या संख्या आती है, 5।
4 भी आती है, पर 4 को तो हम देखते ही मना कर देंगे क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ रही है। क्योंकि 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, क्या कट गया 5 में। अब क्या कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7। यहाँ लाकर हमारा ये काम हो जाता है खत्म। और अब देखिए, तो इसको अब क्या करेंगे हम, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए, यदि अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं तो उसके अभाज्य गुण इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर हो जाता है। पर यदि हम इसको ऐसा ना मिले, हमें ऐसा भी मिल सकता है आंसर में। देखें 2 2 एक जैसे हैं ना, जब 2 एक जैसे हो तो उसको क्या बना देते हैं हम, उसको यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, गुणा 5 गुणा 7। ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप इसे जान पाए हैं। अब हम एक इनमें से कौन सा क्वेश्चन ले जो आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो मैं इसको, देखो आपको सब में ये एक जैसे ही लग रहे हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को लास्ट वाले लेता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से इस भागफल विधि से बड़े गुणनखंडों को काट पाएंगे। तो चलते हैं अब लास्ट वाले पे। देखिए तो क्या बोल रहा है ये हमारा 7429, ये एक बड़ी संख्या दे दी है, इसको हम किस तरीके से काट पाएंगे। तो देखो काटने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जिससे आप कभी भी काटते समय ये कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि ये संख्या किससे कटेगी। तो किस तरीके से हम अपने सीरीज वाइज उसको काटते चलेंगे। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 9, इसका मतलब है ये संख्या हमारी ना तो 2 से कटेगी, ना 4 से कटेगी, ना 8 से कटेगी, ना इसका 12 से कटेगी, ना 14 से, कोई भी सम संख्याओं से तो कटेगी नहीं। ये तो हम आप निश्चित रूप से इसे कह सकते हैं। ये यदि लास्ट में विषम संख्या आ रही है तो वो कोई भी सम संख्या से तो नहीं कटेगी। तो किससे कटेगी भाई, वो अब देखते हैं 3 से। बच रहा हुआ है ना 3 से काट के देखते हैं। 3 का रूल क्या था हमारा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था डिविजिबिलिटी रूल में, कि उनके अंकों का योग 3 से कटता हो। 3 का और वही 9 का अंक, 3 का भी वही नियम है और 9 का भी वही नियम है। तो देखिए 7 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 22। क्या 22 हमारा 3 से कट जाएगा या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। अब क्या आता है 5, 5 के लिए 5 का नियम क्या बोल रहा था हमारा, लास्ट में 0 हो या अंक 5 हो, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। समझ रहे हो इतनी आसानी से। इस तरीके से हम इसको काटते चलेंगे। 5 के बाद कितना आ जाता है 7, क्या 7 से कटेगा, देखिए 7 से देखते हैं। 7 का नियम क्या बोल रहा था, उसके अंकों का योग। पर हम इस तरीके से यदि अंकों का योग लगाए, देखिए अंकों का योग क्या करता है, उसके लास्ट वाले अंक का दुगना करके संख्या में से घटा दो तो वो कटेगा। 7 से कटता है तो कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। पर यदि हम इतना बड़ा प्रोसेस करें इससे तो आसान, हम इससे जल्दी तो क्या कर देंगे, यहाँ सीधा 7 से इसको काट देंगे। 7 एकम 7, कुछ कट गया पूरा 42, सॉरी 4 तार लिया, 4 में नहीं जा रहा तो 0 तारी। यदि हम देखिए कभी भी भाग देने का तरीका, यहाँ आप छोटी सी चीज़ को देख लिए, यदि हमारे सामने आ गई है, यदि अब देखिए एक बार तो कट गई है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब 4 नोट कर लिया। अब 7 का टेबल 4 में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा भाजक भाज्य से बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि नहीं आ रही है तो यहाँ पर लगाते हैं 0 और 1 अंक और तार लेते हैं। अब क्या 7 छिंग 42 कट रहा है, यदि नहीं कटता है फिर भी हम 1 0 और लगा लेते हैं, पर यहाँ कट रहा है तो 7 छिंग 42, ये पूरा कट रहा है। अब क्या बचा है हमारा 9, तो 9 से इसे काटेंगे, तो 7 से काटेंगे इसको, तो 7 एकम 7, तो कितने बच जाएंगे 2। इसका मतलब शेषफल तो 2 बच रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगी। इस कार्य को हम रफ कार्य के पीछे वाले पेज पर कर सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी, ना कि इसे उसी पेज पर करना है। ठीक है ना। देखिए ये 7 से भी अब अभी नहीं कट रही है। 7 के बाद कितना 9 भी आ गया, 10 भी 10 से भी नहीं कटेगी। अब 11 का और आता है 11 का रूल। 11 का रूल क्या बोलता है, उसके सम और विषम अंकों का अंतर जोड़ के पता चलेगी। 7 और 2 9, 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 7 और 2 9, 13 में से हो जाएंगे 4। क्या 4 11 से कटता है, क्या कोई 11 का मल्टीपल है, नहीं है भाई, 11 से भी नहीं कटेगी ये संख्या। अब आता है 13 का नंबर। 13 से और देखते हैं, 13 का नियम क्या कहता है, नियम से जाने से ज़्यादा हम आसानी से बता सकते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि यदि हम छोटे मोटे इन चीज़ों के नियम याद रखेंगे तो प्लस माइनस में जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इनको करने से अच्छा है संख्या को आसानी से भाग दे दो डायरेक्ट। 13 का 13 छिंग कितने हो जाते 78, और 13 चौका 13 पंजे 65, कितने हो जाते 13 पंजे 65। क्या कितना बच जाएगा इसमें, 14 में से 5 जाएंगे 9, 6 में 6 नहीं जा सकते 0, तो यहाँ कितना बचा हुआ 2 नोट कर लिया।
ठीक है। तो 13 से इसे काटेंगे, 13 सत्ते 91। आप सभी गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ कितना बच रहा है 19। क्या 13 के टेबल में 19 कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा जी, ये भी हमारा क्या हो गया, फेल। हमारा यहाँ 13 भी हो चुका है फेल। अब क्या नंबर आता है 17 का, 17 का नंबर और ले लेते हैं 17 से। 17 के बाद क्या था 7429, इस तरीके से कर लेंगे। 17 से इसे फिर काटेंगे, 17 तिया वो 17 पंजे कितने होते हैं 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68। तो ये 17 चौका 68 हो जाते हैं। और इसमें 14 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 6, 6 में 6 जाएगी 0, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या तार लेंगे 2। और 17 तिया कितने हो जाते हैं 51, 51 आ जाते तो कितना आ जाएगा यहाँ शेष 11, और यहाँ कितना बचा हुआ है 9, 9 को और तार लेंगे। 17 के टेबल में 119 आता है, बताइए 17 के टेबल में 119 आता है 104, 104 नहीं आता। 17 के टेबल में 119 नहीं आता। देखिए 17 का यदि हम करके देखें, 17 का टेबल 17 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7, कितना 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाता है हमारा 7 और 4 11। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल। कितने 17 के टेबल में आ रहा है ना, पूरा पूरा कटने के लिए तैयार है ये। तो इसका मतलब ये हम 17 से इसे काट सकते हैं। तो चलते हैं, 17 से कट रहा है तो इसको 17 से हम इसे यहाँ काट देते हैं। देखिए कितनी बार कट रहा है ये 437 बार। 17 से कितनी बार कटता है ये 437 बार कट रहा है। 437 बार कट गया ये। तो हम इसे इतने आगे तक तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा अपने आगे, देखते हैं आगे के लिए। देखिए अब ये आ गया, अब इस संख्या को देखना है हमें। 17 से तो ये कट चुकी है। अब देखते हैं इस संख्या को, यदि इससे कट रहा है। अब देखिए 4 और 3 कितने हो जाते हैं 7, 7 और 7 कितने हो जाते हैं 14। लास्ट का अंक क्या है इसका विषम, कोई सम संख्या से नहीं कटेगा। अभी इसके लिए क्या चाहिए हमें एक विषम संख्या। क्या 3 से कट जाएगा ये 14 अंकों का योग? यदि 3 से या 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी या 3 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो 3 से तो कटेगा नहीं ये। अब देखते हैं 17 से ही कटती है या नहीं, या किसी और संख्या से कटती है। तो अब यहाँ हम संख्या ले लेते हैं ऐसी कोई, जैसे कि हम 7 ले लेते हैं। 7 छिंग 42 और 1 बचेगा इसमें 42 से जो घट के 43 में से 17, और 7 के टेबल में 17 आता नहीं, तो 7 से भी ये कैंसिल हो जाएगी दोबारा से। इसी तरीके से दोबारा हम जो ये प्रोसेस हमने अपनाया था उसी प्रोसेस को हम दोबारा से अपनाएंगे। तो देखिए तो 17 है ये हमारा। अब 7 से तो कटा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 और 3 10, कितने बच जाएंगे इसमें से 11 तिया 33। अब यहाँ 10 107, 11 के टेबल में ये आता ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारा 11 से भी अभी नहीं कटने वाली संख्या है। तो अब हम आगे चलते हैं अपना, और आगे चलने के लिए अब देखते हैं 13 की तरफ। 13 तिया 39, 39, 13 तिया कितने हो जाते हैं 39, 39 से यहाँ घटा कर देख लेंगे आप। यदि हम 13 में से इसे 9 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 4 और 17। क्या ये 17 13 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता जी। यहाँ भी हमारा क्या हो जाता है कैंसिल। तो अब हम अपनी आगे संख्या की तरफ चलते हैं। कितने में 17 की तरफ। 17 दूनी 34, 17 से ही कटेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया क्योंकि 51 हो जाते वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही टेबल पढ़ते हैं। तो 13 में से 4 घटाने कितने बच जाएंगे 9, 3 में से 3 जाएंगे 0, यहाँ कितना बचे ये। तो 17 का टेबल यदि हम 97 में पढ़े, क्या 97 आ जाता है 17 के टेबल में? 17 पंजे 85, तो ये तो 17 से भी नहीं कट रहा है भाई। तो अब आगे वाली संख्या कौन सी हो सकती है जो इसको काट दे? देखिए 19 से देखते हैं दोबारा से। 19 दूनी 38, कितना बच जाएगा यहाँ? 38 में यदि यहाँ काटते 57, कितना बच जाएगा यहाँ 57, कट रहा है ना। देखिए यदि 43 में से मैं 19 38 घटा दूँ, 19 तिया 19 दूनी क्योंकि होती है 38, और 38 है यहाँ, और 13 में से मैं 8 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 5, और 3 बचा, 3 में से 3 जाएगी तो 0, तो कुछ नहीं बचा। तो 7 बचा हुआ, हमने 7 यहाँ नोट कर लिया है। ठीक है 7 और 19 तिया कितने होते हैं 57, कितने होते हैं 19 तिया
57। तो ये हमने करके देख लिया, यहाँ पर आसानी से कट रहा है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। इसको यहाँ काट दिया है हमने आसानी से, तो कट दिया है ना। अब इसका क्या है 23। 23 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, वो किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 23, क्या लिख देंगे 23। तो हम इस तरीके से प्रोसेस को करके इसे जान पाए हैं कि ये संख्या हमारी किन संख्याओं से कट सकती है और किन से नहीं कट सकती। तो ये इसका मेरा मानना है कि ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। यदि हम इसका किसी और तरीके से करते हैं तो उसमें हम बहुत कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। ये आज हम आपने अभी करके देखा, यदि हम जब सीख जाएंगे इसे आसानी से कर पाएंगे बहुत ही जल्दी और चुटकियों में, तो आप इसे जान पाए कि किस तरीके से हमने ये करा है, ठीक है ना। तो इसके अब अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं इसके, कौन कौन से होंगे, एक तो 17 होगा, एक 19 होगा और एक 23 होगा। इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। यही हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बहुत ही क्लियर तरीके से जान पाए हैं कि कभी भी कितनी भी बड़ी छोटी संख्या यहाँ आ जाए तो हम उसको इस तरीके से भागफल विधि द्वारा उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आपको ये क्वेश्चन जो मिले हुए हैं बाकी, इनको आपके होमवर्क में आपको ये स्वयं करने हैं। क्या करने हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों क्वेश्चन क्या करने हैं, होमवर्क है ये आपके लिए। ये सभी को अपने करके कल इस क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि किसी को ये नहीं हो पाते तो वो हमारी वीडियो को 2-3 बार देखकर वो अच्छे से समझ जाएगा। बाकी ये एक बार ही देखने पे आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी, ये गारंटी है। यदि जो बच्चा इसको ध्यान से देख रहा है, जिनने हमारी पुरानी क्लास भी पीछे देखी है, जो संख्याओं के बारे में और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जान पाया था। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब पहले मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ बहुत ही जल्दी तरीके से। तो देखिए, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ अब, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना है तथा उसकी क्या कह रहा है, तथा ज्ञात कीजिए कि संख्याओं की दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो इसमें क्वेश्चन, इनमें 3 वो दे रखे हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 26 और 91, दूसरा दे रहा हुआ है हमारा 510 और 92, तीसरा क्या दिया हुआ है हमारा 336 और 54। तो इनमें क्या बताना है, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF है। तो इसमें क्वेश्चन दिया 26 और 91, 510 और 92 और 336 और 54। तो देखिए पहले तो मैं इसको बता देता हूँ, एक छोटा सा यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिसको आप अच्छे से यहाँ याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ बहुत छोटा सा, इसको हम समझेंगे। देखिए पहला होता है सूत्र, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला बोलते हैं जिसे। देखिए पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर क्या होती है, HCF गुणा LCM। इसको हमें अच्छे से अपने याद में रखना है। और एक संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल गुणा कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, गुणनफल। दो संख्याओं के आपस में गुणा करने का जो निकल कर आता है उसको ही हम गुणनफल बोलते हैं। तो गुणनफल कुछ वो अलग से नहीं है जो आपको अलग लग रहा हो, ये यही है, पहली और दूसरी संख्या का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, 2 संख्या। और क्या पूछ रहा है, LCM और HCF से पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, LCM और HCF ज्ञात कीजिए। पहले क्या करवा रहा है वो हमसे, हमने जाना कि वो हमसे ज्ञात करवा रहा है, क्या फाइंड करा रहा है, LCM और HCF।
तो देखिए इनका एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका मैं बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ आपको, जिसमें हमें केवल एक तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे। हमें एक ही तरीके से निकालना है, बार बार किसी चीज़ में नई तरीका हमें नहीं अपनाना है। तो देखिए हमारा तरीका क्या होगा। तो देखिए यदि हम यहाँ देखें तो हमें दिया हुआ 26 और 91। पहले तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो हम एक ही प्रोसेस क्यों ना अपना ले जिससे हम इसका आंसर भी और एलसीएम एचसीएफ भी बता दें। तो देखिए हम उसी भागफल विधि के द्वारा इसको यहाँ आसानी से बताएंगे। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए यदि हम जाए 26 और क्या है हमारा 91, यदि हमने फिर दोबारा से यदि इसी प्रोसेस को यहाँ अपना लिया तो इससे हमारा कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये आप अब आज देखकर इसको समझ जाओगे कि दोबारा किसी और तरीके को यहाँ नहीं अपनाओगे। तो देखिए पहले हमने क्या करना है, इनको मैंने क्या बताया था, इन संख्याओं को इन दो संख्याओं को हम एक ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को काट दे। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे। तो देखिए 26 आपको पता होगा 13 गुणा 2 का एक गुणनफल है, ठीक है ना। 26 13 गुणा 2 का गुणनफल है। तो देखो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है 91, क्या 13 91 के टेबल में आता है? आता है जी। 13 से यदि 13 का टेबल पढ़ोगे तो 91 हमारा 13 सत्ते 91 आ जाता है, और 2 का कोई रोल है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले एक ऐसी संख्या मिली यहाँ पर जिससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों संख्याओं को काट दे। सबसे पहले क्या देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों संख्याओं को पूर्ण तरीके से काट दे। तो हमने ले लिया यहाँ पर 13। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 13। तो 13 से हमने यदि इसे काटा, 13 दूनी 26, कट गया ना, कट गया। और 13 सत्ते 91, इस तरीके का हमें डॉट लगाकर यहाँ चलनी है, मार्क चिन्ह लगाकर, ठीक है। तो ये कट गई। अब क्या ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? कोई संख्या ऐसी है नहीं ना, एक को छोड़कर। तो हमारा सबसे पहला तो क्या आ गया हमारा, सबसे पहले हमने देखा ये हमारा एचसीएफ यहाँ आ चुका है, एक आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है छोटा सा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दें। पहले हमने पहला कटते ही यदि एक संख्या मिल चुकी है, एचसीएफ मिल चुका है हमें, एक तरीके से हमारा आधा क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो चुका है। दूसरा देखते हैं, 2 से ये कटेगी, 2 एकम 2, 7 नहीं कटता ना, तो यहाँ 7 को इस तरीके से ही हम लिख देते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को इसी से सोल्व करके आपको बताऊंगा, इसमें हमको बार बार किसी और दूसरे तरीके का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो एक आ गया, अब 7 से काटेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पर दोनों तरफ एक एक बनाना होता है, मतलब कि यहाँ जितनी भी संख्या हो उनका भागफल जो आएगा यहाँ पर, जो शेष आने वाला है वो पूर्ण रूप से कट जाए, जो यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है ना। तो ये आ गए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए हमने, क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने, क्या कर दिया अभाज्य गुणन, 2 गुणा 7 गुणा 13। ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। ये तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या करना है हमारा, एचसीएफ तो एलसीएम तो आ गया था हमारा। एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ के साथ साथ वे सभी संख्या जो इस लाइन में जो संख्या आती हैं वो क्या होती है इस क्वेश्चन का एलसीएम। यही क्या हो जाएगा, इनका जो गुणा करेंगे हम, इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर जो गुणनफल आता है उनको ही क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ और एलसीएम वैसा होता क्या है, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, तो इसकी गुणा करनी है हमें आसानी से। किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए हमें गुणा करने के लिए भी एक ऐसी तरीका अपनाना होता है जिसको हम आसानी से एक मौक रूप में कर दें। जैसे देखिए यदि मैं 2 की 14 में कर लूँ, 2 सत्ते 14, 14 का पढ़ा मुझे 13 में पढ़ना पड़ेगा। क्या 14 का पढ़ा 13 में पढ़ना आसान है, बिल्कुल नहीं। पर यदि हम इस तरीके से कर दें, देखिए 13 सत्ते 91, 91 तो पढ़ना आसान होगा ना, 13 सत्ते 91, क्या 91 गुणा 2, क्या इसकी मल्टीप्लाई करनी एक कठिन है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 2 एकम 2 और 2 निम 18, क्या हम इसको आसानी से समझ पाए, बहुत ही आसानी से। मैंने क्या बोला है, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ इसको कि देखिए
यदि हम 2 की 7 में करके और जब 13 में पढ़ा पड़े कि 14 का 13 में पढ़ना तो कठिन रूप है, पर यदि हम 13 का पढ़ा 7 में पढ़े 13 7 91 और 91 का पढ़ा यदि 2 में पढ़े, मतलब कि 2 का टेबल अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2 से 91, तो करना क्या आसान रहेगा कठिन रहेगा? बहुत ही आसान। देखिए 2 एकम 2 और 2 निम 18, क्योंकि हम 2 का टेबल बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम उसने क्या बोला है, क्वेश्चन की जांच भी करनी है भैया, हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। किस तरीके से बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। क्या बोल रहा है ये, 2 संख्याओं का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे जी हम, देखिए यदि मैं यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ, मैं इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं यदि यहाँ आपको अच्छे से शब्दों में बताऊँ तो देखिए, तो हम इसको फॉर्मूला तो हमारा ये है ही है, चलो यहीं ले देते हैं। तो देखो पहली संख्या कितनी निकल कर आई है हमारी, पहली संख्या क्या थी हमारी यहाँ पर, देखिए 26 गुणा 91, ठीक है। और एलसीएम कितना निकल कर आया है हमारा यहाँ पर 13, और एचसीएफ कितना निकल कर आया हमारा 182। क्या इन दोनों की गुणा करने पर इन दोनों की गुणा करने पर क्या बराबर आ रहा है, यही हमें करके बताना है। देखिए कैसे करके बताएंगे, यदि मैं यहाँ देखूँ, इसकी आप मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। देखिए यदि 13 को मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 दूनी, या 182 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 182 किस किस का मल्टीप्लाई, 91 गुणा 2 की। यदि मैं 182 की जगह 91 गुणा 2 कर दूं कि तब भी यही 182 ही है, ये तो है, आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। तो इसका मतलब है यदि 13 दूनी में 26 कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 13 दूनी 26, इसको मैं 13 दूनी 26 लिख सकता हूँ ना, 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं 26, तो यहाँ मैं 26 गुणा 91 लिख सकता हूँ इसको भी। क्या यदि मैं जिस तरीके से हम 2 गुणा 3 की गुणा करते हैं, उसी तरीके से 3 गुणा 2 की गुणा करें तब भी तो हमारा 6 आएगा, तब भी 6 आएगा, आएगा ना आएगा। उसी तरीके से यदि मैं 3 पंजे 15 करूं या 5 तिया 15 करूं, जब भी तो 15 ही आने वाला है। तो इसी तरीके से यदि मैं 13 91 कर रहा हूं, 26 की इधर 91 कर रहा हूं, तो दोनों की गुणा समान ही आने वाली है ना। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। क्या क्या लिख सकते हैं हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो इसको अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे, तो यही क्या हो जाता है हमारा, इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपको ये जो क्वेश्चन है दूसरा और ये तीसरा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क में मिल रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है। क्या करना है, स्वयं करें, जिससे आपकी भी, क्योंकि एग्जाम में हमको नहीं आपको लिखना है, इसलिए इस क्वेश्चनों को भी आप स्वयं करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसे बहुत ही जल्दी से यहाँ मिटाने वाला हूँ। जिसका नोट ना हुआ हो वो नोट कर ले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन कौन से वो संख्याओं में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहली क्वेश्चन में क्या बोला है, 12, 15 और 21। दूसरी में क्या बोल रहा है वो, 17, 23
और 29 29, और तीसरी में जो बोल रहा है वो तीसरे में क्या बोल रहा है 8 9 और 25, ये संख्या उन्हें दे दी है। उनको क्या बोल रहा है आपको बुक को मैं यहाँ रख देता हूँ और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ इसके हमें ज्ञात करने हैं और इसमें कुछ नहीं बताना है। तो देखिए इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से हम बताएंगे। तो मैं इसका यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बहुत ही आसानी से जिसे आप कर पाओ। देखिए सबसे पहले तो मैं देखो इस संख्या को यदि लूँ तो इसका आप एलसीएम भी और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकाल दोगे, ये मुझे आशा है आपसे, ये जो आपने पिछली क्लास में सीखा है। पर अब आते हैं ये क्वेश्चन को, इसको भी आप कर लोगे। अब आती है इसकी बारी, दूसरे नंबर का जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से यहाँ सोल्व करेंगे बहुत ही छोटे से तरीके से। देखिए यदि मैं इसको यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर 17 23 और 29, इसको क्या ले लूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब क्या इसको हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं इसका बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमने तो क्या बताया कि इनमें इन संख्याओं को सबसे पहले क्या निकलता है हमारा एचसीएफ। तो पहले क्या फाइंड करते हैं हम एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो इन 3 या 4 या 5 जितने भी यहाँ पर संख्याएं हो उनको सभी को एक ही ऐसा नंबर काट दे जो सबको काटे। तो देखिए ऐसा 17 कोई संख्या है, 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, 29 भी है, तीनों कैसी है, प्राइम नंबर। इसका मतलब ये अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, एक को छोड़कर। ये एक से और कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। तो इसका मतलब यहाँ एचसीएफ का क्या आने वाला है हमारा 1। एचसीएफ तो हमारा यहाँ फाइंड हो चुका है 1। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों काट दे, जहाँ कुछ नहीं, जो संख्या किसी तीनों से नहीं कटती है वो किससे कटेगी, केवल 1 से। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाता है हमारा 1, ठीक है ना। एक आंसर हमारा आ चुका है। उसके साथ चलते हैं दूसरी। अब ये किस संख्या से कटेगी, किन संख्या से कटेगी। देखिए 17 तो कट जाएगी 17 से, 17 इन सबको काटने के लिए एक अलग अलग संख्या होगी। देखो 1 कट गया, ये 17 से कट गई। अब ये 23 यहाँ आ गया, 29 यहाँ आ गया। 17 तो हमारा 17 का रोल यहाँ खत्म हो जाता है इतना काम करने के बाद। अब आती है 23 की बारी। 23 से 23 एकम 23, 29 को ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। अब आती है हमारी 29 की बारी, 29। 1 आ गया, 1 आ गया, ये 29 एकम 29, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब ये तीनों संख्याएँ कट चुकी हैं। तो एलसीएम क्या पूछा जाएगा हमारा, एलसीएम में क्या आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 29, क्या आ जाएगा 29, ठीक है ना। अब इन तीनों संख्याओं की हमें आपस में गुणा करनी है। तो कि गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, इसमें हम सबसे आसान तरीका लगाएं तो क्या हो सकता है। तो देखिए एलसीएम में क्या आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 29, क्या आ जाएगा 29, ठीक है ना। अब इन तीनों संख्याओं की हमें आपस में गुणा करनी है। तो कि गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, इसमें हम सबसे आसान तरीका लगाएं तो क्या हो सकता है। तो देखिए 17 23 और 29 इनके आपस में मुझे गुणा करनी है। तो इसका 17 से सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इसकी गुणा इसमें कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर तो देखिए 29 को यदि मैं 23 से गुणा करूँ, छोटी कैलकुलेशन में हम बेसिक तरीका लगाएंगे, बड़ी कैलकुलेशन में हम एक ट्रिकी तरीका लगाएंगे। यदि छोटी कैलकुलेशन में हम ट्रिक तरीका लगाते तो उसमें आप फंस सकते हो। देखिए 23 का यदि मैं 9 में पढ़ा पढ़ूँ, 23 का तो 3 से इसकी 9 की को टेबल पढ़ सकते हैं। तो 23 का 9 में पढ़ सकते हैं या 3 का 9 में। तो 3 निम 27 का 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद 2 निम 18 का 8 हासिल लगाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 7 16 और 6, ये तो यहाँ आ गया है 6 6 7। अब क्या बचा है हमारा 17। 6 6 7 के लिए हमारा क्या बचा है यहाँ 17। 17 का टेबल उसी तरीके से पढ़ेंगे हम। 7 7 49 का 9 हासिल लग गए 4, 7 6 42, 42 और 4 कितने 46 का 6 हासिल लग गए 4, और 7 6 42, 42 और 4 कितने हो जाते हैं 46, दोबारा से 46 आ गया है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसको 1 7 7, 1 6 6, 1 6 6, तो ये तो यहाँ आ गया है हमारा। तो इसको नोट करके लिख दीजिए 9 और 6 7 13 का 3 हासिल लगाएगा, 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल लगाएगा, 6 4 10 और 1 11। तो ये हमारा यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 11,339, ये इसका हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे।
तो आप समझ पाए कि हमने ये किस तरीके से आसानी तरीके से बताया है। यदि हम इसको किसी और तरीके से मल्टीप्लाई करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता था, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसमें हम 3-4 विधि लगानी पड़ती है। यदि हमें ज़्यादा तरीके अपना कर नहीं, एक तरीके को ज़्यादा अच्छे से करना हमारा समय बचा सकता है। क्या बोला मैंने कि ज़्यादा तरीक़ों को लगाकर एक काम करने से अच्छा है कि एक तरीके को लगाकर कोई बड़ा काम करा जाए, ठीक है ना, उससे हमें समय बचाया जा सकता है। उसी तरीके से अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा बहुत छोटी सी बात बताई गई है, इसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को रफ कर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रफ कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दोबारा से नोट कर लेंगे। तो क्या बोला हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? एचसीएफ क्या दिया है उसने? 306 और 657 बराबर 9 दिया है। और क्या बोला है? एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोल दिया है हमसे कि एक तो ये संख्या दे दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ तो दे दिया उन्होंने 9, और एलसीएम कह रहा है 306 और 657 का एलसीएम और निकाल दो। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज़ दी हुई है। हमारा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, तो मैं क्या लिख देता हूँ, ऐसी संख्या देखते ही आप एक सूत्र लिखेंगे, जिसका कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारा एक सूत्र यहाँ हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा हम इस क्वेश्चनों को चुटकियों में कैसे हल करेंगे देखें। देखिए हमारी पहली संख्या दी हुई है यहाँ पर, ये क्या है हमारी पहली संख्या, ये क्या है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या की ये कितनी दी है 306, दूसरी संख्या कौन सी दी है 657, और हमारा एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। एलसीएम बताना है, क्या बताना है? एलसीएम। सारी चीज़ दे दी है, बस छोटी सी चीज़ पूछ रहा है। अब हम इसको कैसे बता सकते हैं? देखिए अब इसको यदि मैं इस तरीके से देखूं, इसको क्या करना, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? एलसीएम। तो एलसीएम को तो मैं यहीं रोक दूंगा और इसको कहाँ पहुंचा दूंगा? 9 को। यदि मैंने बताया है यदि कोई संख्या, देखिए यदि 2x है यहाँ पर है 3, यदि बॉर्डर क्रॉस करके यदि x को यहाँ छोड़कर यदि 2 काय में है मल्टीप्लाई, यदि मल्टीप्लाई की कोई संख्या बॉर्डर क्रॉस करके जाती है तो काय में जाती है वो बटे में, काय में जाती है बॉर्डर क्रॉस करके बटे में। तो बॉर्डर क्रॉस करने पर उसे अपना भेष बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, तो यदि मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, यूँ 306 मल्टीप्लाई 657, ये कहाँ पहुँच गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बच रहा है एलसीएम, क्या बचा हुआ है हमारा एलसीएम। तो आगे चलते हैं। अब देखिए इस संख्या को मैं इसका मतलब क्या बताया था मैंने, बटे का निशान का मतलब है भाग, तो इससे हम मुझको क्या देना है, इसको भाग, इसको दे लूँ या इसको दे लो, बात तो एक ही। तो मैं पहले इसको दे देता हूँ बड़ी संख्या को, देखिए 9 से काटूंगा मैं यदि 65 को, 9 सत्ते 63, कितनी बार कटेगा ये 9 सत्ते 63, कितना बच जाएगा 65 में से यदि मैं 63 घटाऊँ तो कितना बचेगा 2, और 2 और 7 मिलकर क्या बना देंगे हमारा यहाँ 27, ना कि जुड़ेंगे, क्या होएगा यहाँ पर एक बराबर में बैठ कर एक संख्या बना देते हैं। तो संख्या बन जाएगी तो 9 तिया कितने हो जाते हैं 27, तो कितने आ गए ये 73। तो ये कितनी बार कटी है इस हमारी यहाँ पर ये संख्या 73 बार, तो 306 73, तो ये आ गया हमारा 306 गुणा 73। इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे अब हम मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका आप जानते हैं, इसमें कोई हमें ट्रिक लगानी नहीं है, क्योंकि छोटी संख्याओं में बड़ी ट्रिक लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, हमारा उसमें समय और ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो देखिए 3 6 18, यदि मैं सबसे आसान देखो 18 मैंने यहाँ पूरा उतार दिया, क्यों उतार दिया देखो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 18 का मल्टीप्लाई का मतलब 3 6 18 का 8 हासिल 1 लग, ये 3 का टेबल में 0 में पढ़ता हूँ तो क्या आ जाती है 0, 3 0 0, तो 1 बचा हुआ 1 हासिल का ऐसे की ऐसी, ठीक है ना। और ये आता कैसा है देखिए, यदि मैं 3 6 18 तो मैंने कर दिया है हासिल, तो 1 प्लस का मतलब है हासिल का मतलब है जोड़ने का, और 0 में अब क्या करना है हमें 3 की गुणा, इसका मतलब क्या होता है 3 की 0 में करनी है गुणा और 1 को जोड़ना है, हासिल का मतलब यही तो होता। पर 3 की यदि मैं 0 में करता हूँ तो ये क्या खतरे के निशान के आगे आ जाएगी, क्या हो कुएं में गिरने के बाद क्या हो जाएगी ये 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो आशा है आप इसको भी अच्छे से समझ पाए हैं और आगे कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो 3 6 यदि कभी 0 आ जाए बराबर में तो 3 6 18, यदि आ जाए कोई संख्या तो उसको पूरा लिख देंगे, और 3 3 9। आगे चलते हैं 7 6 42,
42 को मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ क्योंकि आ गया है 0, और 7 तिया 21, 21 को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। तो 8 का 8, 3 का 3, 9 4 13 का 3, और 1 बचा हुआ है हासिल वाला तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 22,338 आने वाला है। यहाँ पर क्या जाएगा 22,338। सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में यदि गलत हो तो मेरे को बता देंगे लिखकर, उनका कमेंट को मैं देख लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या आपको समझ आया होगा बहुत ही आसानी से। आज तक आपने ये क्वेश्चनों को बहुत अलग तरीके से करा हो, जो आपको कठिन लग रहा हो, अब ऐसे लगने लगेगा कि मैथ है हमारी मुट्ठी में। बहुत ही आसान तरीके से ये हम कर पा रहे हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिकों के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि यदि हम 6n को n की क्या मान सकते हैं, कुछ भी घात को n घात के रूप में है। क्या है n घात के रूप में, n की घात के रूप मतलब वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में। यदि इसको घात को हम 1 2 3 कोई भी ऐसी 4 इस तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर मान ले, क्या 6 के ऊपर कोई घात इस तरीके की हम चढ़ा दें और n की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर रख ले, क्या उसके कोई संख्या के अंत में 0 आ सकता है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 0 यदि किसी संख्या के घात के अंत में यदि 0 आनी है तो कब आ सकती है, जब मल्टीप्लाई में उसमें क्या हो। देखिए कब आ सकती है 0 बनाने के लिए लास्ट में 2 और 5 की ज़रूरत होती है। यदि किसी संख्या में 2 और 5 जितने होंगे उतनी ही 0 होगी। जैसे कि देखिए 2 गुणा 5 हो गया ना, 2 गुणा 5, जितने 2 और 5 होंगे उतनी ही 0 होंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और 10 की गुणा 10 में करूँगा तो कितने हो जाएंगी, 1 एकम 1, 1 और 1 2 0, तो कितने आगे 100, 2 0 आगे ना आगे। जितने हमारे 1 और 0 हमेशा 2 और 5 को मिलाकर 1 0 का निर्माण होता है, वो छोटी संख्या हो या बड़ी। तो या देखिए 20, यदि 20 है यहाँ पर 20 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, ये हो जाएंगे ना। अब इसमें बताइए ये संख्या 2 है ना, पर 5 तो एक ही है, तो 0 कितनी आएगी, 1 और 2 मिलकर 2 और 5 मिलकर क्या बना देते हैं 0, और 2 सिंगल मिलकर कोई भी 0 नहीं बना सकता। इसीलिए कहते हैं कि 6 जो है, 6 के क्या क्या गुणनखंड है, 2 और 3, क्या ये 0 बना सकते हैं। क्या इसमें 5 की कोई हमें अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ तो बोल सकते हैं कि 0 बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, पर हमें उसको किस तरीके से यहाँ बताना है उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए यदि मैं 6 को, अब ये तो चीज़ हम समझ पाए हैं, अत 0 0 0 0 बनने के लिए 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है ना। चूंकि का चिन्ह लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 6n की घात, n की जगह मैं क्या क्या रखने वाला हूँ, पहले मैं रखूँगा n की जगह 1, n की जगह क्या रखा मैंने 1, तो 6 का मतलब है एक बार ही 6 रहा है। क्या इसमें 0 आई, नहीं आई। तो 6 का मैं यहाँ पर 2 रख लूँ। अब 6 की, इसका मतलब क्या, 6 की घात 2 बार, 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ। और 6 छिंग क्या हो जाएंगे हमारे 36। क्या इसमें कोई 0 आई है अंत में, इकाई का अंक 0 नहीं बनाया ना, अब तक नहीं बना। तो 6 की यदि मैं 3 कर लूँ, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 की 3 का मतलब है 6 को 3 बार गुणा में लिखना, और 6 छिंग 36, 36 छिक्का 216। अभी तक तो हमारा कोई भी नहीं आया है और आगे भी इसी क्रम में हमारे संख्या बढ़ती रहेंगी, पर 0 नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, देखो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अतः 0 बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यक है। तो निष्कर्ष क्या लिख रहा, निष्कर्ष लिख रहा है हमारा, निष्कर्ष
यह यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 6 अकेला 0 इकाई अंक 0 नहीं निर्माण कर सकता है। क्योंकि 0 बनने के लिए 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। क्या है आवश्यक? 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। तो इसी तरीके को करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको पूरे के पूरे को हम इसका आंसर यहाँ बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर कीजिए। अब हम चलते हैं 6 पर। वो उसको बहुत ही आसानी से और जल्दी से मैं यहाँ करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को सब यहाँ नोट कर लें, ठीक है ना। इसको ये क्वेश्चन अभी समझ ना आया हो वो वीडियो को रोककर एक बार इस क्वेश्चन को करके देखें, उसके बाद फिर से हमको बताएं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को लिख रहा हूँ यहाँ पर 6। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। क्या करा है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? इसके हमें क्यों की जवाब देना है। क्या देना है इसके हमें? क्यों का जवाब। भाई इसका क्यों का जवाब बहुत जल्दी देंगे भाई हम। क्यों का जवाब देने बगैर तो हम मानेंगे ही ना। देखिए क्यों का जवाब दे देते हैं इसकी। क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई। इसका वाई क्लियर करना है हमें। तो देखिए वाई कैसे क्लियर करेंगे इसके। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? देखिए क्यों के लिए देखो मैं इसको यहाँ बता दूँ आपको छोटे से रूप प्लस 13। यदि इसमें संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है, ये आ रहा है प्लस का निशान, कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करते ही क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल कोशिश करने पर भी हल नहीं होगा। तो देखिए प्लस आ रहा है। यदि इन संख्याओं में दोनों ये क्या मानते हैं, प्लस के बाद एक इस वाले घर का है एक इस वाले घर का। यदि क्या कह रहे हैं, 2 जितने पैसे मैं दूंगा उतने पैसे ही ये देगा। तो यदि इसके घर से हम यदि यहाँ 13 कॉमन ले लें, क्या ले लिया हमने? 13 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 11 और यहाँ पर क्या बचा? प्लस में यहाँ जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बच जाएगा। बच जाएगा ना? बच जाएगा 1। अब बताइए 13 गुणा और 11 सत्ते कितने हो जाते हैं? 77। कितने हो जाएंगे? 77 और 1 प्लस हो जाएगा तो हमारे कितने बनने वाले हैं यहाँ पर? 13 गुणा 78। क्या ये एक भाज्य संख्या है? हम बिल्कुल कह देंगे। क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं को मिलकर बन रही है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है? जब 2 संख्याओं से मिलकर बनती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए तो हम इसको अब किस तरीके से यहाँ करेंगे। तो 13 का टेबल यदि मैं इसमें पढ़ लूँ, 13 की इसकी मल्टीप्लाई करूँ आगे, तो देखिए 13 का टेबल 8 में पढ़ो, 13 8 104। 104 का क्या आ जाएगा हमारा? 4 हासिल में कितने चले जाएंगे? 10 और 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। 91 में 10 कितने हो जाएंगे हमारे? 101। इसके तो गुणनफल हमारा इसका ये आ गया। और जिस संख्या के अंत में कोई सम अंक आ रहा हो वो संख्या भाज्य होती है। उसी तरीके से इसको देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। क्या इस घर में 5 है? इस घर में भी 5 है। इन दोनों घर में 5 है। तो क्या हम इन दोनों घरों से 5-5 को उठाकर काम पर लगा दें? चलो इनको काम पर लगा दे, इनको काम दे देते हैं। तो क्या बचा यहाँ? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 5 तो हमने ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। जहाँ कुछ नहीं बचता, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1। इसका कोई नहीं उसका मालिक 1। तो देखिए
अब देखिए यहाँ 5 आ रहा है, इसमें 5 अब कहीं नहीं है। इसमें यदि 5 कहीं आ गए, मतलब दो संख्या यदि मिलकर कोई संख्या का निर्माण करती हैं तो वो भाज्य संख्या होंगी। ये तो सिंपल सी बात आप समझ जाओ। पर इसको हमें यहाँ क्वेश्चन बताया हो तो सोल्व करके बताना है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए किस तरीके से इसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 आ गया ना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 की गुणा करेंगे 6 में, 24 की गुणा कर देंगे 6 में। 24 गुणा 6 तो 4 छिंग 24 और 2 छिक्का 12, 24 और 12 144, तो ये आ गया। 144 की गुणा कर देंगे 7 में और 7 की 144 में करने का मतलब है 14 सत्ते 4 चौक 7 चौक 28 का 8 हासिल लग गए 2 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 की हासिल लग गए 0 3 और 7 एकम 7 और 3 10, 1008। कितना आ गया 1008। इसकी आपस में इन सब की गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1008 प्लस हमारा है 1 और यहाँ पर बचा हुआ है 5। यदि 5 बचा हुआ है यहाँ तो कितना आ जाएगा 1009। एक और प्लस कर देंगे ना 8 में 9, तो ये आ गया। अब इसकी गुणा क्या कर देंगे हम यहाँ पर, यदि मैं इसकी गुणा इन, इसका ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसकी गुणा इस संख्या में होगी यदि ब्रैकेट के बाहर जो है। ब्रैकेट का मतलब भी ब्रैकेट हटते ही क्या हो जाएगा, ये 104 गुणा 9, इसकी गुणा कर देंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 45। इसमें हर में 45 लिख दिया ना इसको, 9 पंजे 45, तो यहाँ आ गया। अब क्या बचा हुआ है 5 की 0 में करी तो 0 आ गई, तो यहाँ 4 आ गया। और 5 की 0 में करोगे तो 0 और 5 की 1 में करोगे तो 5, 5045 क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो अब हमने आपको क्या बताया, दोनों इस क्वेश्चन के आंसर आए हैं, पर क्वेश्चन आंसर तो एक होता है, तो इसको हम आंसर ना कह कर क्या करेंगे, ये इसका एक सीढ़ी बन चुकी है, सीढ़ी बन चुकी है, हमने इसमें बता दिया है। अत हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अत हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन की बारी है। अत हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को एक और शवम के अलावा भी किसी संख्या से भाग दिया जा सके वह भाज्य संख्या होंगी। मतलब कि जब किसी संख्या को उसके अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग दे रहे, तो वो संख्या सभी भाज्य संख्या होंगी। और दूसरा डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर छोटी सी, कि जब संख्या के एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, या वह संख्या दो संख्याओं से ज़्यादा मिलकर बनी हो, वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल से बनती है, तो वो कैसे, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिखे आओगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा 100%, क्योंकि इसकी ये चीज़ इसी में यही बताया गया है कि हम इन संख्याओं को क्या कह सकते हैं, किस तरीके से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है। इस तरीके से हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ चलते हैं। तो
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें इतना देखने में इतना बड़ा लग रहा है, पर इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपके बेसिक यूज में भी आता होगा। देखिए, तो हम क्वेश्चन को मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, वर्ताकार मतलब गोल पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, तो सोनिया नाम की लड़की को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि इसका मतलब तेज दौड़ता है। मान लीजिए कि वे दोनों यदि एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलते आरंभ करते हैं, तो बताइए एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः आरंभ के स्थान पर मिलेंगे। तो हमसे क्या बताया जा रहा है, एक वृत्ताकार पथ है जो रनिंग ट्रैक होता है जिस पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। ये वृत्ताकार पथ है, इस पर क्या है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं रनिंग की, ठीक है ना। ये रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एक सोनिया नाम की लड़कियां है, सोनिया नाम की लड़की है, वो चलना पहले आरंभ करती है। साथ में दोनों सोनिया और दूसरी को क्या नाम है, रवि। रवि एक लड़की है एक लड़का है, दोनों ही एक स्थान पर एक समय पर चलना आरंभ करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से चलना आरंभ करती है यदि, ठीक है, ये एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है सोनिया, जब रवि चलता है और फिर सोनिया चलती है। सोनिया जब चलती है, सोनिया इसका पूरा चक्कर लगाने में वापस यहाँ आने में कितना समय लिया सोनिया ने कितना समय लिया, 18 मिनट का। देखते जाओ, इसको क्वेश्चन को इतना आसान बना दूंगा मैं। यहाँ पर रवि है, रवि यहाँ से फिर रवि भी चलता है साथ में उसी समय पर। रवि ने इस चक्कर को कर दिया 12 मिनट में, रवि तेज दौड़ता है, उनने 12 मिनट में ही कर दिया, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि वे दोनों पुनः आरंभ स्थान पर कब मिलेंगे। इसका मतलब एक चक्कर तो कि सोनिया लगा रही है 18 मिनट में, रवि लगा रहा है 12 मिनट में, और वो यहाँ आकर रवि 12 मिनट में लगा देता है, रवि फिर दौड़ जाता है। रवि 24 मिनट में कितने, रवि ने एक बार दौड़ा, रवि 12 मिनट में पहुंचा, उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी तो वो पहुंच नहीं पाया। फिर जो है फिर दोबारा से तोड़ता है रवि 2 चक्कर लगा देता है 24 मिनट में, और ये क्या करती है, ये फिर यहाँ पर आ जाती है। ये कितने मिनट में लगाई इन्हें, 36 मिनट में। इसने कितने मिनट में लगाया, 36 मिनट, और 36 मिनट में क्या करता है रवि, तीसरा चक्कर लगा देता है पूरा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यूँ है, यदि ये रवि तो लगा रहा था 3 चक्कर 36 मिनट में, और जो सोनिया है ये सोनिया लगा थी 2 चक्कर कितने मिनट में, 36 मिनट में। ये क्या था, रवि, ये थी सोनिया। तो इसका मतलब इनका जो ये मिलेंगे एक साथ, ये कितने मिनट में मिलेंगे, दोनों एक साथ 36 मिनट बाद। तो इसका ये तो इस तरीके, एक तो होगा बेसिक तरीका। अब जो इसका हम तरीका अपनाना चाह रहे हैं, किसको अपनाएंगे। देखिए, इसमें मैंने आपको एक तरीका शुरू में ही बताया था कि हम एक भागफल विधि का यहाँ उपयोग करते हैं। वो कौन सी विधि, देखिए एलसीएम भागफल विधि। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर 12 और 18 दोनों का समय लिख दिया मैंने। अब वो क्या कर, कितने समय बाद, इसका मतलब है 12 और 18 का यहाँ एलसीएम ही हमें बताना है। एलसीएम कैसा निकालने का तरीका क्या है, ये वाला, जब तक हम यहाँ पर एक एक ना बना दें। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ 2 से, 2 छिक्का 12 और 2 नीम 18, 2 से कट गया ना ये। अब आता है 2 से कट रहा है, क्या है दोबारा से, क्या है हमारा, अब क्या निकालना चाह रहे हैं हम, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर पूरा एक एक बनाना होता है, ना कि यहाँ एचसीएफ बनाने के लिए केवल इसी की ज़रूरत पड़ती है। एलसीएम बनाने के लिए नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे तक इसे हम प्रोसेस को ले जाएंगे। तो 2 का 6 फिर काट देंगे 6 को, 2 तिया 6, जो नहीं कटता उसे 9 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इससे कोई ऐसी संख्या है जो दोनों कट है, 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3, यहाँ पूरा प्रोसेस हो जाता है हमारा ख़त्म। तो क्या क्या आया हमारा, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम, हम गुणनखंड को क्या लिखेंगे या एलसीएम, तो कि 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, क्या आ रहा है हमारे, देखें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, क्या आ गया हमारा 36, 36 ही क्या है हमारा 36 मिनट। ये क्या है हमारा एलसीएम, 36 ही क्या है हमारा एलसीएम का, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है आप इसको बहुत ही अच्छे
और बेसिक तरीके से जान पाए हैं, और इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें इस तरीके से को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, छोटा सा इसका ये तरीका अपना। यदि मैं इसका इतना बड़ा तरीका ना लगाकर, इन सभी को समय ना बर्बाद कर केवल मैं आपको इसी तरीके को यहाँ बता देता तो ये कितनी आसानी से यहाँ सोल्व हो चुका है। हमें दिख रहा तो है ये 5 लाइन का इतना बड़ा क्वेश्चन, पर ये है बहुत ही छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन। तो आशा है आप आज की क्लास को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाए हैं, और वीडियो को यदि जहाँ समझ में ना आए दोबारा देख सकते हैं, पर आशा है एक बार में ही आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास की विदा लेते हैं और चलते हैं। जय हिंद।